फर्स्ट और सेवंथ को अपन कर लेते हैं। पहले वाले में तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब टोलेंस रिएजेंट है, तो पहला वाला तो हो जाएगा क्योंकि उसमें पहला वाला जो होगा वो एल्डिहाइड का टेस्ट देगा, दैट विल बी सिल्वर मिरर टेस्ट, जबकि दूसरा वाला सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, व्हाइट पीपीटी देगा, है ना। जो ट्रिपल बॉन्ड है ना टर्मिनल एल्काइन, उसके साथ व्हाइट पीपीटी, इसलिए हो जाएगा। अच्छा, और सेवेंथ वाला अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड से टर्मिनल एल्काइन से रेड पीपीटी बनाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले से तो रिएक्ट करेगा, फर्स्ट वाले से मुझे लगता है किसी से रिएक्ट कर नहीं पाएगा ये, फर्स्ट वाले से किसी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, सेकंड वाले से टर्मिनल एल्काइन के साथ रेड पीपीटी बना देगा। सर ये सर ये सेवेंथ वाला एक सेवेंथ बार वाला टेस्ट बताइए। ये कहाँ सेवेंथ पे वाला आता है ये वाला टेस्ट, क्योंकि ये पहले देखा नहीं। एक्चुअली मतलब अपने शीट में गिवन नहीं होगा, लेकिन ये मतलब जब चैप्टर वाइज पढ़ता है ना कि हाइड्रोकार्बन अलग पढ़ो ये पढ़ो, तो उसमें ना ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो वहीं अपन टेस्ट की बात कर लेते हैं कि अगर अपन इसको ट्वाइस ले लें और इसको अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ले लें, है ना, तो ये इससे रिएक्ट करके पहले रेड पीपीटी बना लेता है, ये रेड पीपीटी बनाता है टर्मिनल एल्काइन के साथ, और बाद में फिर ये इसको ना डाइमराइज कर देता है ऐसे। तो पहले तो ये रिएक्ट करेगा तो व्हाइट रेड पीपीटी तो दे ही देगा, उसके बाद अपन हीट करेंगे तो वो बनता है, ऐसे हीटिंग करेंगे तो ये बन जाता है, डाइमराइज हो जाता है। और अगर सिर्फ टर्मिनल एल्काइन है तो पहले तो ये इसमें भी यही बनाएगा, इसमें भी यही बनाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव और सी पॉजिटिव, ये बनता है, ये रेड पीपीटी होता है। सिल्वर के साथ व्हाइट पीपीटी, गोल्ड के साथ येलो पीपीटी, इस टाइप से ये रिएक्शन बताता है अपन को, इसलिए मैंने उसको वैसे लिखा। अब कुछ कोई और भी पूछ रहा था कुछ, हो गया सर ना? तो हाँ बोलो। सर जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है वो टॉलेंस रीजन टेस्ट देते हैं कि नहीं देते? जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो सब टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे। बेंजोएल्डिहाइड भी देगा? फेलिंग्स नहीं देगा। हाँ सर। ठीक है, आपके दूसरे क्वेश्चन में मुझे लगता है इसमें भी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें अपन को बताना है कि कौन सा रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनमें से जरा एंटी एरोमेटिक ढूंढो, कौन कौन से हैं इनमें से, कोई एंटी एरोमेटिक है अपने पास? जो एंटी एरोमेटिक होगा ना अपन उसको बता देंगे कि डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब बोलो भाई, ढूंढ सकते हैं अपन एंटी एरोमेटिक? हाँ सर। तो कितने आ रहे हैं? पहला वाला हो जाएगा, हाँ दूसरे वाले में भी अगर डबल बॉन्डों को शिफ्ट करें तो वो भी हो गया। सर, यहीं पे डाउट था कि जब क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि हम बॉन्ड को तभी शिफ्ट करेंगे जब स्टेबिलिटी, मतलब जब एरोमेटिक बन रहा होगा। एंटी एरोमेटिक में वो बॉन्ड शिफ्ट होगा ही नहीं, तो वहीं पे मेरे को डाउट था कि फिर हमने कैसे किया। नहीं, फिर तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं तो फिर एक भी नहीं होगा, फिर तो आंसर 0 आएगा। सब एग्जिस्ट करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, बनाओगे कैसे? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, तो ब्रैकेट में लिखा ना उसने, ब्रैकेट में क्या लिखा उसने? एंटी एरोमेटिक। तो उसने पूछ लिया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी एरोमेटिक, पूछा ना। हाँ अगर वो नहीं लिखा होता तो मैं जो कह रहा था कि भैया हम क्यों शिफ्ट करें, जब वो एंटी एरोमेटिक बनाएगा तो शिफ्ट क्यों होगा, क्यों बताएं हम ऐसे?
ओ अच्छा। उसमें लिखा था ना एंटी एरोमेटिक बताने में। तो अगर अच्छा। सर वो लोग एंटी एरोमेटिक नहीं लिखते तो फिर हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? जीरो, सब एग्जिस्ट करेंगे हमारे लिए, तो हमारे लिए तो सब सर एग्जिस्ट और एक करेंगे। चीज पूछनी थी कि जैसे इसमें ये एन्युलिन वाला कंपाउंड दिया है जो, तो उसमें वो नहीं देना चाहिए अलग था। अलग, हाँ तो वो याद करने की जरूरत नहीं है ना कि कौन से होते हैं कौन से नहीं होते? एनालिन में एक और बात है ना, जब वो ऐसे बनाए तो आप ये तो चेक कर ही लोगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन वाला। हाँ। तो इसको तो सबसे पहले काउंट करना, अगर ये है तो मोस्टली हो ही जाता है फिर। अगर ये है ना उसमें तो मोस्टली फिर हो ही जाता है। जैसे इसमें भी ना क्या हो रहा होगा ना, ऐसे कोई रिंग बन रहा, ऐसे कोई ट्रांजिशन स्टेट टाइप का बन रहा होगा, सभी के हाइड्रोजन अंदर की तरफ लिखोगे ना तो ट्रांजिशन स्टेट टाइप का बन रहा होगा। ये तो हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे कार्बन के साथ, ये आपस में एक ट्रांजिशन स्टेट बना देंगे, 8 मेंबर है, 6 मेंबर टाइप, तो उस टाइप से कुछ बन रहा होगा, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना? हाँ सर। अभिषेक बेटा जो तुमने दिया था वो शायद अपन ने क्लास में डिस्कस भी किया था, मैंने तेरा क्वेश्चन देख लिया था, लेकिन फिर अब जब तूने पूछा नहीं तो फिर मैंने फिर फोन नहीं किया। ऐसे CH2 डबल बॉन्ड COH है, ये फर्स्ट गिवन है शायद, ये फर्स्ट गिवन है, और इसमें सेकंड ये गिवन है। अब जो भी होगा तीनों में कंपेयर कर लेना, तो अगर इधर उधर कुछ इधर उधर हो जाए तो आप अपने हिसाब से कर। तो उसमें अपन से स्टेबिलिटी पूछा था कि किसकी क्या स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा तो यही होगा क्योंकि इसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। उसके बाद इसमें चेक करेंगे तो कॉन्जुगेशन में नहीं है डबल बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो यहाँ सी अपन सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड हो, दोनों में से जो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा सी डबल उसके बॉन्ड है बेसिस पे सर। सॉल्व। हाँ, तो सी डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ज्यादा स्टेबल होगा पहले वाले से। ठीक है, वो आपका स्टेबिलिटी। नेक्स्ट चेक करते हैं अपन। अभी लास्ट टाइम अपन इक्विवेलेंट कांसेप्ट पढ़ रहे थे, तो इक्विवेलेंट कांसेप्ट को कंटिन्यू रखते हैं। अब इक्विवेलेंट कांसेप्ट में क्या पढ़ रहे थे अपन कि भाई देखो, अगर मुझे एसिड बेस गिवन है रिएक्शन, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अपन डायरेक्टली, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, एसिड बेस के भी करवा दूंगा और इक्विवेलेंट कांसेप्ट में बाकी भी करवा दूंगा। जैसे अपन ने एसिड बेस लिखा था वैसे ही होता है इन रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन की बात करोगे तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ reducing agent is equal to number of equivalents of oxidizing agent। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अपन को पहचानना आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अपन को पहचानना आता है। If two oxidizing agent is reacted with one reducing agent, then
तो अपन लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 इसके इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 equivalence of oxidizing agent 2 will be equal to equivalence of reducing agent. ऐसे होता है। अब ये तो हमें अब इसमें एक पार्ट आएगा कि हमें पहचानना आना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, वो अपन को जानना आना चाहिए कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। अगर आपको वो पहचानना आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अपन को पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, पहले मैंने आपको बताया, और रिड्यूसिंग एजेंट भी अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो अपन को पहचानने आता है डायरेक्टली। अपन पहले एक एग्जांपल पे चलते हैं, फिर उसके बाद अपन कुछ टर्म्स यूज होंगे, उन टर्म्स को पढ़ लेंगे। सपोज मुझे गिवन है एक क्वेश्चन, a 2 gram mixture of oxalic acid and sulfuric acid is reacted with 20 ml of 0.1 molar KMF for complete neutralization. ठीक है ना, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मैं इसको मोलारिटी को नॉर्मलिटी कर लेता। अपन को पता है अगर नॉर्मलिटी गिवन है तो मोलारिटी में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय इनफिनिटी, और मोलारिटी देते तो भी इनफिनिटी से कन्वर्ट। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, calculate the composition of the mixture, that is percentage of each, the composition of the mixture calculate the composition of the mixture। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले देखते हैं हमारे लिए क्या गिवन है। थोड़ा सा हमेशा अगर हो सकता है तो आउटलाइन बना लो। मुझे ऑक्सैलिक एसिड गिवन है, मुझे H2SO4, उन्होंने दोनों का 2 ग्राम गिवन है, 2 ग्राम से, तो इसको x ग्राम ले लेता हूं और इसको 2 - x ग्राम ले लेता हूं, और इनको रिएक्ट करवाया आपने KMnO4 के साथ। The KMnO4 required is 20 ml of 0.1 नॉर्मल, और हमको कंपोजिशन बताना है, ये अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें अब इस गिवन सैंपल को किससे रिएक्ट करवाया, इसका नेचर हमें पता होना जरूरी है। अपन को पता है दैट कंपाउंड इज KMnO4 and KMnO4 is a strong oxidizing। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमें उन दोनों में से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। Equivalence of KMnO4 will be equal to equivalence of H2C2O4 plus equivalence of H2SO4। Equivalence of H2SO4 अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन को एक बात पता है कि KMnO4 में Mn तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेना जानता है। इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा वही इससे रिएक्ट करेगा, दोनों रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, वो हमको पहचानना आना चाहिए।
अब अपन कैसे पहचानेंगे, तो अपन कहेंगे देख भाई कार्बन इसमें +3 है और कार्बन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो इसे जो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो इससे रिएक्ट करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इधर सल्फर +6 में है, सल्फर और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता तो अपन कहेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ये अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेना जानता है, दे नहीं सकता। तो मिक्सचर को या सैंपल को या कोई भी हमें गिवन है मॉलिक्यूल, उसको किससे रिएक्ट करवाया इसका नेचर हमें जानना जरूरी है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सिर्फ उससे रिएक्ट करेगा जो रिड्यूसिंग एजेंट हो। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होता तो ये सिर्फ उससे रिएक्ट करता जो ऑक्सीडाइजिंग होते। यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना जानता है। इन दोनों में से जो भी उसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वही रिएक्ट करेंगे उसके साथ, अदरवाइज रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट का मेन कंसेप्ट यही है कि हमें पहचानना आना चाहिए कि किससे रिएक्ट करवाया है जो कंपाउंड हमें गिवन है उसको, और जिससे रिएक्ट करवाया है अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सिर्फ उसी से रिएक्ट करेगा जो रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर हमें रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना आना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा वो आएगा इनके एन फैक्टर्स। मीडियम हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, H2SO4 और ऑक्सैलिक एसिड है, एसिडिक के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 5 होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ऑक्सैलिक एसिड है, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2। ये रिएक्ट करेगा, ठीक है भाई। इसके इक्विवेलेंट मुझे गिवन है 20, दैट इज वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय 1000 इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और इसका ग्राम हो गया तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मॉलिक्यूलर मास बट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर अपन को गिवन है। ये आपका आंसर आ गया कितने ग्राम से, और आपने कंपोजिशन बता, यही इक्विवेलेंट कंसेप्ट होता है। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हमने सैंपल को किससे रिएक्ट करवाया ये हमें जानना जरूरी है। अपन ने KMnO4 से रिएक्ट करवाया, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो ऐसे अपन ने लिखा होता कि मेरे पास 2 ग्राम मिक्सचर है और उसमें ऑक्सैलिक एसिड है और उसमें H2SO4 है, और अपन ने इसको रिएक्ट करवाया होता NaOH के साथ। तो इसको देख के मुझे पता चल गया था कि अगर ये NaOH है मतलब आप एसिड बेस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप एसिड बेस रिएक्शन की बात करोगे तो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स, क्योंकि ये भी ऑक्सैलिक एसिड है ये भी H2SO4 है, दोनों ही रिएक्ट करेंगे। और मैं एसिड बेस के बारे में सोचूंगा, सो इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। अब सिंस अपन को एसिड बेस रिएक्शन की बात करना है तो ये 2H+ आयन दे सकता है, ये भी 2H+ आयन दे सकता है, और ये NaOH है, एन फैक्टर 1 होगा। एसिड बेस रिएक्शन में कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करने हैं वो अपन को पता है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो भी सैंपल अपन को गिवन है उस सैंपल को किससे रिएक्ट करवाया वो डिसाइड करेगा कि मुझे रेडॉक्स रिएक्शन करना है या फिर एसिड बेस करना है। अगर हमें वो आता है तो इक्विवेलेंट कांसेप्ट का आपको 90% पार्ट आता है, फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा और चेक करेंगे अपन कि अगर ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो इसी को थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं।
भाई उसके बाद बचता क्या है, अगर मास गिवन है तो वेट अपन इक्विवेलेंट वेट कर लो, नॉर्मलिटी ऑफ वॉल्यूम गिवन है तो n इंटू वी अपन 1000 कर लो तो इक्विवेलेंस आ जाता है, तो वो अपन को पता है। सर बोलो। सर अगर कोई मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है और जो हाँ। मिक्सचर है उसमें दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दोनों हम्म, रिएक्ट करने की टेंडेंसी में है, तो फिर हम्म, वो दोनों से रिएक्ट करेगा। दो किया ना अपन ने, अगर दोनों से रिएक्ट करेगा तो वही बताने वाला हूं मैं कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो लेट अस राइट दैट, मैंने लिखा था ना, दोनों को लिखा था, लेकिन इन दोनों में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेना जानता है, ये भी सिर्फ लेना जानता है, तो दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे एक एसिड दूसरे एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकता, वैसे ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं कर सकता। अब मान लो मेरे पास मतलब थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप के, जैसे मैंने आपसे कहा कि मिक्सचर गिवन होगा, अगर सर ये हमें लिखना आता है ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मान लो अपने पास एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं और ऐसे गिवन मेरे पास गिवन है दैट इज H2C2O4 लिख लेता हूं और NaHC2O4 लिख लेता हूं, इस टाइप से कर लेता हूं, और इसको मैंने K2Cr2O7 से रिएक्ट करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अपन सबको पता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में हो सकता है गिवन भी हो, अपन को पता है ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो CO2 में कन्वर्ट होता है। अब इस केस में ये भी +3 है, ये भी +3 है, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं, दोनों रिएक्ट करेंगे। सो इसमें अपन कहेंगे भाई देखो H2C2O4 प्लस K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में Cr2O7 तो सल्फेट +3 बनाता है और ऑक्जेलिक एसिड CO2 बनाता है। इसका इनफैक्टर 2 होगा, इसका इनफैक्टर 6 होगा, अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सोडियम बाई ऑक्सलेट होगा तो अपन कहेंगे भाई ठीक है C2O4 है अपने पास बाई ऑक्सलेट, तो K2Cr2O7 से इसको रिएक्ट करूंगा एसिड में, तो ये भी क्या करेगा, जो ऑक्सलेट होगा क्रोमियम तो इसमें भी +3 में कन्वर्ट होगा, ऑक्सलेट CO2 में कन्वर्ट होगा, बाकी सोडियम को अपन एसिडिक मीडियम है तो सॉल्ट बना देंगे। जैसे एसिडिक मीडियम अगर वर्ड्स में लिखा होता है तो अपन को हमेशा पता होता है इट इज H2SO4, तो फिर अपन इसको सल्फेट वगैरह में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी अपन प्रोडक्ट लिख देंगे। लेकिन इसके इनफेक्टर्स अपन को पता चल गए, इसका भी इनफेक्टर 2 है, इसका 6 है, तो इसके टोटल इक्विवेलेंट जो आपने यूज किए होंगे वो इक्विवेलेंस ऑफ दिस प्लस इक्विवेलेंस ऑफ दिस होगा, तो अपन लिख के बता देंगे भाई दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 is equal to equivalence of H2C2O4 is equal to equivalence of NaHC2O4, ये बन जाएगा आपके पास। तो यहां पर इनफेक्टर 6 होगा, यहां पर इनफेक्टर 2 होगा और यहां भी इसका इनफेक्टर 2 होगा। अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी गिवन है तो इनफेक्टर का कोई यूज नहीं होगा, और अगर मोलारिटी गिवन है तो अपन इक्विवेलेंट कांसेप्ट यूज करने के लिए मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अगर मान लेते इसको ऐसे कर लेते, ये जो अपने पास गिवन है एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन और लिख लेते हैं H2C2O4 और NaHC2O4 ऐसे लिख लेते हैं, और इसको मैं रिएक्ट करवा देता KOH के साथ। उनको पता है ये बेस है, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट एसिड बेस रिएक्शन। तो मैं कहता इक्विवेलेंस ऑफ H2C2O4, ये तो रिएक्ट करता ही करता, दूसरा भी रिएक्ट करेगा, इक्विवेलेंस ऑफ NaHC2O4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KOH, ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर इसके दो रिप्लेसेबल H प्लस आइन है तो इनफैक्टर 2, इसमें एक ही रिप्लेसेबल H प्लस आइन है क्योंकि ये तो पहले से एक सोडियम है ना, रिप्लेस कर चुके हैं इनफैक्टर 1, और KOH है इट इज अ बेस, सो इनफैक्टर 3, तो अपन को इनफैक्टर लिखना भी आना चाहिए। अब मैं कुछ लिख के बताऊंगा, आप लोग मुझे लिख के बताओगे। मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट, एक एग्जांपल लिया मैंने,
सर जो आपने सेकंड एग्जांपल लिखा वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। ये वाला हाँ KOH के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये बेस है, तो इन दोनों में से जो एसिड है वही रिएक्ट करेगा। तो ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसमें सोडियम बाई ऑक्जेलेट है, एक रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, ये NaKC2O4 बना लेगा। हाँ ठीक है सर, समझा। हो गया।
हो गया? हो गया? हाँ सर। चलो काफी टाइम हो गया क्योंकि अच्छा इसमें ना ये +3 था, ये +2 था। +3 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सिर्फ ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 will be equal to equivalence of FeCl. K2Cr2O7 का एन फैक्टर तो 6 होता है और FeCl3 में इसका एन फैक्टर 1 होगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe+3 के अलावा कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, राइट? इसमें चेक करेंगे तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सर तो इन दोनों में से हाँ बोलो। सर तो फिर FeCl3 का एन फैक्टर क्या होगा? 1। FeCl3 रिएक्ट ही नहीं किया तो एन फैक्टर क्या है? FeCl2 का एन फैक्टर 1 है। FeCl3 जब वैसे रिएक्ट नहीं FeCl3 का एन फैक्टर आप लोग नहीं बता पाएंगे? नहीं, जब रिएक्ट ही नहीं किया तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं किया। एन फैक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन इन द प्रोसेस, ठीक है सर। है ना? तो वो तो रिएक्शन ही नहीं किया। इधर अपन चेक करेंगे, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इन दोनों में से जो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो सब रिएक्ट करेंगे। तो ये गेन कर सकता है, सल्फर में भी जा सकता है, -2 में भी जा सकता है। ये +6 से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब दोनों रिएक्ट करेंगे। अब अगर दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये डिपेंड करेगा भाई SO2 को अगर मैं Ki के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, और K2Cr2O7 को अगर रिएक्ट करेंगे Ki के साथ तो Ki के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा। तो ये कभी कभी अपन को क्वेश्चन में दे भी देते हैं। इसका तो अपन को पता है दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसमें है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और I2 तो लिबरेट हो गई होगा। ये Ki के साथ तो अगर हम SO2 को रिएक्ट करेंगे तो फिर हमें पता होना चाहिए क्या बन रहा है। मीडियम एसिडिक होगा क्योंकि SO2 है इसलिए मीडियम एसिडिक होगा, और एसिडिक मीडियम होगा तो H2S लिख सकते हैं अपन, और उसके बाद Ki से I2 बना सकते हैं ऐसे। तो इस टाइप से अपन रिएक्शन बता सकते हैं। तो एन फैक्टर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर +6 से -2 जा रहा है एन फैक्टर 6, और ये एन फैक्टर इसका भी 6 और Ki का एन फैक्टर 1 है। सो इक्विवेलेंस ऑफ SO2 प्लस, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Ki इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ टोटल I2 लिबरेटेड, वो लिख सकते हैं।
इसका एन फैक्टर अभी जो आपने लिखा हुआ है उसके हिसाब से 6 है, इसका एन फैक्टर भी 6 है और इसका एन फैक्टर 1 है, क्योंकि -1 से 0 लिखा हुआ है। तो कभी कभी अपन को ये रिएक्शंस टाइप का दे भी देंगे, तो जो प्रोडक्ट गिवन है हमें प्रोडक्ट के हिसाब से बताना होगा एन फैक्टर, वो थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो फिर प्रोडक्ट हमें चूज करना है कि प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो उस टाइप से अपन बता सकते हैं। अगेन ये दोनों जैसे बिहेव कर सकता था, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लूज भी कर सकता था और गेन भी कर सकता था। तो हमने इसके हिसाब से रिएक्शन किया जो ये बताएगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट था तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव कर सकता है। इसमें भी वही करूंगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि ये दोनों जैसे बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो फिर हम इसे, अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर अपन कहेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी है, अपन को पता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्यों? क्योंकि कॉपर +2 में है, और कॉपर अगर +2 में होता है तो एसआरपी वैल्यू उसका पॉजिटिव होता है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं इसको लिख लेता हूं भाई, equivalence of Ki will be equal to equivalence of H2O2 will be plus equivalence of copper, ये बन प्लस इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर। तो Ki का एन फैक्टर 1 था, H2O2 का एन फैक्टर 2 है, और कॉपर का एन फैक्टर ऑब्वियसली बात है +2 में है तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा एन फैक्टर 1। सर एक बार आप H2O2 का रिएक्शन बता सकते हैं Ki के साथ? H2O2 के साथ अगर अपन Ki का रिएक्शन लिखेंगे तो इट विल बी, बिकॉज ऐसे लिख रहे हैं अपन, I2 लिबरेट करेगा ना Ki के साथ H2O2, ठीक है। I2 लिबरेट करेगा, विल गेट KOH और विल गेट H2O, तो बैलेंस कर लेंगे अपन इस टाइप से, राइट। तो अपन बता सकते हैं क्या करना है अपन को, क्योंकि H2O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और KOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अपना रिएक्शन होता है। तो मैं इधर वाले पार्ट को हटा रहा हूँ। H2O2 में क्या होता है ना कि जैसे H2O2 है तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2 में कन्वर्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 0 में कन्वर्ट होगा, तो ये दोनों में ही कन्वर्ट होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा तो एन फैक्टर 2 आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा तो भी एन फैक्टर पर बताएंगे 2 आ रहा है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, और H2O2 में आप एक और बात कर सकते हो, अगर आपको H2O2 का एन फैक्टर एक तो याद रख सकते हो आप, मैंने पहले उसमें भी बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि आप H2O2 का एन फैक्टर याद रखना, ये H2O में कन्वर्ट होगा +O2 में कन्वर्ट होगा, तो अपन बताएंगे भाई -1 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो -1 से -2 मतलब डिफरेंस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2, वी गेट दैट आंसर, एन फैक्टर इज 2। तो अपन बता देंगे कि मतलब कैसे एन फैक्टर को बताना है। सो आप H2O2 का एन फैक्टर याद रख सकते हो, मैंने वहां बताया था, मतलब CO2 का एन फैक्टर 2 होता है, H2O2 का एन फैक्टर 2 होता है, याद रखो हमेशा, ऐसे बताया। ओजोन का एन फैक्टर 2 होता है, वो तीनों का मतलब बताया था, आप इन तीनों का हमेशा याद रखो क्योंकि ये हमेशा यूज होते हैं, काफी एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। इसकी बात करेंगे तो HCl तो एसिड है, इन दोनों में से जो बेस होगा वो रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो ऑलरेडी पोटेशियम क्लोराइड है, ऑक्सी पोटेशियम क्लोराइड है ना, तो अब क्लोराइड थोड़ी बना सकता हूं मैं पोटेशियम का HCl के साथ, तो इसमें सिर्फ ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी पोटेशियम का क्लोराइड है। सो इक्विवेलेंस ऑफ HCl विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एन फैक्टर इसका 1 होगा, इसका एन फैक्टर 2 होगा, बिकॉज CaCl2 बनाएगा, अपन को पता है। जब Ki से रिएक्ट करूंगा इन दोनों को तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये रिएक्ट करेगा,
दिस इज ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन Ki से रिएक्ट नहीं करेगा, वरना सारा का सारा एयर में जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट से अपने आप ही रिएक्ट कर जाता है। तो इट इज ओनली इक्विवेलेंस ऑफ O3 which is equal to equivalence of Ki। O3 का n फैक्टर वैसे ही मैंने आपसे कहा हमेशा याद रखो, n फैक्टर is equal to 2, this n factor will be equal to 1। KOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो अब दिस इज अ बेस, वी नो दैट ये कंप्लीट सॉल्ट है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ये एक एसिड है जो H प्लस आइन दे सकता है, ये रिएक्ट करेगा। सो इक्विवेलेंस ऑफ NaHC2O4 is equal to equivalence of KOH। KOH का n फैक्टर 1 होगा और इसका भी n फैक्टर 1 होगा। दोनों का ही n फैक्टर अपन 1 लिखेंगे। दोनों का n फैक्टर 1 इसलिए लिखना है बिकॉज ये भी एक ही हाइड्रोजन दे सकता है और वो OH है, उसके पास एक ही OH। तो अपन बता सकते हैं। अब अगर KMnO4 के साथ अपन रिएक्ट करेंगे इसको, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों ही रिएक्ट करेंगे, बोथ रिएक्ट्स। और मुझे ऑक्सैलिक एसिड में n फैक्टर बताने की जरूरत नहीं कि उनका n फैक्टर 2 आएगा। लास्ट वाले इक्वेशन में, लास्ट वाले इक्वेशन में आपने मुझे दे रखा है कि मतलब रिएक्शन कैसे करना है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट भी दे रखे हैं आपने। तो अगर अपन चेक करेंगे इसमें दैट इज CuS एंड Cu2S। तो एक तो CuS गिवन है, दूसरा अपन को Cu2S गिवन है, ये दोनों अपन को गिवन है। और अगर ये एग्जांपल अपन को लिखना है तो अपन कहेंगे भाई इसमें K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 होगा तो Cu+2 होगा, अपन को Cu+2 गिवन है ना, प्लस SO2 गिवन है अपन को और प्लस Cr3 प्लस गिवन है, ये गिवन है। ये +2 है, ये +1 है, नो डाउट। तो n फैक्टर अपन कहेंगे ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीडियम आपने एसिडिक दे रखा है तो इसका n फैक्टर तो 6 है, अपन को पता है। बाकी केस में अगर अपन चेक करेंगे तो विल राइट दैट कि अगर अपन चेक करेंगे तो इनमें से किसका रिएक्शन होगा, तो मैं कहूंगा दोनों रिएक्ट करेंगे। इसमें कॉपर का तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सल्फर -2 से सल्फर +4 में जा रहा है। मतलब एक बार CuS जो है वो K2Cr2O7 से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में, Cr+3 बनाएगा और SO2 बनाएगा। तो अपन इसका n फैक्टर लिखेंगे दैट इज -2 से +4 दैट इज इक्वल टू 6। और अगर अपन Cu2S की बात करें और K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करेंगे, ये H प्लस साइन है तो Cr+3 है, इसमें कॉपर में तो चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन यहां तो कॉपर में भी चेंज आएगा। अगर कॉपर में चेंज आएगा तो +1 से +2 एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, और 2 कॉपर है तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। यहाँ -2 से आप +4 लिखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। तो मैं टोटल एक्सचेंज लिखूंगा n फैक्टर विल बी इक्वल टू 8, दैट विल बी द आंसर। तो अपन ऐसे बता सकते हैं दैट विल बी द आंसर। ये आ रहा है अपने पास। तो अब इससे अपन ये बता सकते हैं कि भाई इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इक्विवेलेंस होंगे will be equal to equivalence of CuS plus equivalence of Cu2S। और बस अपन का n फैक्टर पता होना चाहिए। इसका 6 है, इसका n फैक्टर 6 आ रहा है और इसका n फैक्टर 8 आ रहा है। तो ऐसे अपन बता देंगे इक्विवेलेंस को।
तो लाइक दैट मतलब अपन को क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इसके अलावा कुछ टर्म्स वगैरह होते हैं, जैसे अगर आपको ये लिखना आता है तो आपको इक्विवेलेंट कांसेप्ट को सॉल्व करना बिल्कुल इजीली आ जाएगा। अगर आपको ये आता है तो आपको इक्विवेलेंट कांसेप्ट सॉल्व करना इजीली आ जाएगा। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे सॉल्यूशंस होता है। सॉल्यूशन जैसे होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर अपन लिखेंगे तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि भाई प्राइमरी स्टैंडर्ड भी होता है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड ये सॉल्यूशन ऐसे होते हैं। तो प्राइमरी का मतलब है, मान लो मैंने 2 ग्राम वाटर में ऐड किया किसी कंपाउंड को, तो अकॉर्डिंग टू द 2 ग्राम आई विल गेट द मोलारिटी। कोई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 और वॉल्यूम में नेबल लेंगे। तो जितना मास आप ऐड करोगे उसके हिसाब से मोलारिटी अगर मिल जाता है तो उसको अपन कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लेकिन जितना वेट हमने डिसॉल्व किया उसके हिसाब से अगर हमें मोलारिटी नहीं मिलता है तो उसको अपन कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दे आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जनरली जो अपन को प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए पूछते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं, तो जो पूछेंगे वो ऑक्सैलिक एसिड होगा उनमें एक, उनमें AgNO3 होगा जिसके लिए अपन को पूछेंगे, Na2H2O3 होगा जिसके लिए अपन को पूछेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट होगा, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4, इस टाइप से सॉल्यूशंस होंगे जिनके लिए अपन पूछेंगे। K2Cr2O7 होगा जिसके लिए अपन पूछेंगे, लाइक दैट। ये कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होंगे, तो इनको अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। मतलब जितना वेट आप ऐड करोगे उतना ही वेट के हिसाब से अपन को वो सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी या मोलारिटी मिलने वाला है। दैट इज व्हाट। तो फिर अपन कहेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो अपन कहेंगे भाई सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिनको अपन इसमें जिनका वेट हम डिसॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से मोलारिटी नहीं मिलेगा। सो मतलब इनके मोलारिटी का मतलब इनका सॉल्यूशन बनाने के बाद सिंस मोलारिटी थोड़ा डिफर कर जाता है तो अपन कहते हैं उस केस में वो हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो अपन कहेंगे जैसे मान लेते हैं K1O4। अब K1O4 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, मेनली द बैक्टीरियाज आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे ही अपन थोड़ा सा K1O4 का पीस बाहर निकालते हैं वेट करने के लिए, तो ये बैक्टीरियाज उस पे रिड्यूस होके स्टिक हो जाते हैं कि वो रिएक्ट कर जाता है उससे। तो उनका जो मास होगा वो जनरली मास बैक्टीरिया के साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम तो फिजिकल बैलेंस में कैलकुलेट करेंगे तो बैक्टीरिया जो एब्जॉर्ब हो जाएगा इस पे तो उसका भी मास होगा। तो जनरली जो इसका वेट आएगा वो एग्जैक्ट वो वेट नहीं होगा जो K1O4 का वेट है, तो फिर हमें उससे स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो जैसे K1O4 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इवन NaOH और KOH हो गए, क्योंकि NaOH और KOH क्या होता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। NaOH और KOH क्या करेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फिर उस केस में इनका हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना नहीं पाते। सो दे डजंट फॉर्म द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उनको हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है। पहले बना लो, फिर जैसे मान लो अपन ने HCl बना लिया और उसको किसी बेस के साथ न्यूट्रलाइज करके उसकी नॉर्मलिटी चेक कर ली कि भाई जितनी हमने बनाई थी क्या उतनी नॉर्मलिटी है, तो अपन वो उस टाइप से उसको चेक कर लेंगे। तो वो अपन थोड़ा सा याद रखें। So that is about the primary and secondary standard solutions। हमें समझ में आ गया। इसमें एक और लिख लेते हैं अपन कॉपर सल्फेट और इसमें लिख लेते हैं आयन। इनमें से मोस्टली अपन को इसके लिए पूछेंगे। अब इतने कम लिखे हुए हैं तो सभी के लिए पूछेंगे, वो तो मतलब किसी को भी पूछ सकते हैं किसका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है और किसका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है। इस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी यूज होते हैं जैसे, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है, कंसेप्ट यही रहेगा। आप चाहे आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट इसके अलावा कोई और नहीं होगा जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा। अगर आपको ये आता है तो फिर कोई भी क्वेश्चन दो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, कभी कभी मतलब ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज ब्लीचिंग एक्शन, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। उससे पहले अपन ना एक और पार्ट पढ़ लेते हैं, आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। आयोडीमेट्री होता है, तो आयोडीमेट्री इज, पहले अपन एक लिख लेते हैं, आयोडीमेट्री क्या होता है। आयोडोमेट्री होता है कि भाई अगर अपने पास ये वॉयलेट कलर सोल्यूशन है आयोडीन का, और ब्यूरेट से इसमें अपन थायोसल्फेट ऐड करेंगे Na2H2O3, तो इसको ऐड करने से जब जैसे ये कलरलेस होगा तो अपन कहेंगे दोनों के इक्विवेलेंस बराबर हो गए, तो अपन इसको लिखते हैं ट्वाइस ऑफ NaI प्लस Na2S4O6, ये होता है। तो इसमें अपन लिखते हैं भाई इक्विवेलेंस ऑफ I2, बिकॉज ये बैलेंस करूंगा मतलब इसका इनफैक्टर 2 है और उसका इनफैक्टर 1 है। अब बैलेंस रिएक्शन, अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस भी है ना, तो भी उसके बैलेंस में मोलर कोफिशिएंट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कि उनका इनफैक्टर क्या क्या रहा होगा, अगर बैलेंस रिएक्शन मिलता है तो अपन कहेंगे भाई इसमें इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaI इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S4O6, ऐसे आप लिख सकते हो। तो आयोडीमेट्री होता है रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद आयोडीन सॉल्यूशन विद हाइपो सॉल्यूशन, उस टाइट्रेशन को अपन आयोडीमेट्री कहते हैं। और आयोडोमेट्री कहते हैं अपन, तो आयोडोमेट्री में ना इट हैज मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप। जैसे अपने पास अपन ने लिखा ना I2 प्लस Na2H2O3 है अपने पास, और इसको ट्वाइस ऑफ NaI प्लस Na2S4O6 लिखा अपन ने। तो इस स्टेप को तो अपन आयोडीमेट्री बोलते हैं। अगर मान लो आयोडीन हमने किसी रिएक्शन में बनाया, सपोज करते हैं अपन ने किसी रिएक्शन में बनाया आयोडीन, और फिर उस रिएक्शन आयोडीन को इधर यूज किया, अपन ने किसी रिएक्शन में आयोडीन बनाया और फिर इसको यूज किया, तो इसको कहते हैं अपन आयोडोमेट्री। मतलब दिस विल बी कॉल्ड एज आयोडोमेट्री। अच्छा, इसमें और भी स्टेप हो सकते हैं, हमने क्लोरीन कहीं और से बनाया हो, फिर क्लोरीन को के साथ रिएक्ट करवाया तो I2 बना, I2 को हाइपो के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बना। तो अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन में I2 और लास्ट में अपन हाइपो से रिएक्ट करवा रहे हैं तो उसको अपन कहते हैं आयोडोमेट्री। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl2 को भी बना सकते हैं ऐसे, बट दिस स्टेप इज कॉल्ड आयोडोमेट्री। इसको भी बोल सकते हैं अपन, तो अपन का पता है ना MnCl2 बनता है प्लस H2 बनता है प्लस Cl2 बनता है, तो ऐसे अपन बता सकते हैं। तो अपन एक ये सीक्वेंशियल रिएक्शन जैसे अपन यूज करेंगे तो देन इट विल बी कॉल्ड एज, एंड इन द लास्ट स्टेप हम हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करेंगे, दैट इज आयोडोमेट्री। तो इसको बोलते हैं अपन आयोडोमेट्री। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछता नहीं है अपन से कि आयोडोमेट्री क्या होता है और आयोडोमेट्री क्या होता है ना, कोई अपन से पूछने नहीं वाला कि बताओ आयोडोमेट्री क्या होता है और आयोडोमेट्री क्या होता है। इसमें I2 लिबरेट होगा, KCl बनेगा और H2O बनेगा। तो अपन को पता है ऐसे। फिर जो I2 बनेगा तो I2 को हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे, Na2S4O3 इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे अपन, इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे तो बाकी पार्ट अपन को पता है क्या लिखना है अपन को, Na2S4O6 बनेगा और वी नो दैट दिस इज आयोडोमेट्री।
मतलब आइडोमेट्री और आइडियोमेट्री हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस स्टेप को जो ये आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया, ये टाइट्रेशन होता है, और अगर आइडिन को कहीं लिबरेट करवाते हैं और वहां से फिर उसको यूज करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज आइडोमेट्री, दैट इज आइडियोमेट्री एंड दैट इज आइडियोमेट्री एंड आइडियोमेट्री। ठीक है ना? तो ऐसे अपन काफी सारे रिएक्शन कर सकते हैं और उन रिएक्शन में अपन आइडियोमेट्री बता सकते हैं। सर शीट में जो पूरा टेबल दिया हुआ है वो पूरा याद करना है? नहीं, काहे को याद रखना है भाई, उसमें से बस ये है कि वो जो दे रखा है अपन को कभी कभी वो इनऑर्गेनिक में भी काम आ जाता है। जैसे KI है अपने पास, तो अपन को पता है अगर आप KMnO4 से रिएक्ट करोगे इसको एसिडिक मीडियम में तो I2 लिबरेट करेगा, और अगर आप इसको KMnO4 से रिएक्ट करोगे इन बेसिक मीडियम में तो KiO3 बनेगा। अब ये चीज अपन को कभी कभी, क्योंकि KMnO4 काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे उसने कहा था ना ओमकार ने कि आप डी ब्लॉक को एक बार पढ़ा देना, मुझे पता है वो डी ब्लॉक में बस यही पार्ट है KMnO4 और K2Cr2O7 के, कि वीकली मीडियम है तो क्या है, स्ट्रांगली मीडियम है तो क्या है, वो पहले मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन एक बार याद दिला दूंगा तो वो ठीक रहेगा। तो मैंने कहा था मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो KI के साथ मतलब कब आयोडीन लिबरेट करेगा, कब KiO3 लिबरेट करेगा, तो वो थोड़ा सा गिवन होता है इसमें टेबल्स। तो अपन सिर्फ ये ना पढ़े कि मतलब क्या क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर अपन ये देखें कि यार KI के साथ मतलब रिएक्शन हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है सबने, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, तो अपन को पता है कि HCl जनरली रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव नहीं करता, लेकिन इस रिएक्शन में रिडॉक्स जैसे बिहेव करता है। इसका मतलब है देयर आर वेरी फ्यू रिएक्शन जिनमें HCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करता है, तो वो अपन को पता होना चाहिए कि वो कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें HCl रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करता है। तो वो अगर थोड़ा सा पता होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। सो जो रिएक्शन अपन को आप बोल रहे हो कि भाई जो टेबल गिवन है अपन को, क्या वो सारे याद करने हैं? सारे याद तो नहीं करने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अपन को जनरली गिवन होगा, वो अपन को ऐसे प्रोडक्ट देंगे लेकिन कि भाई मैंगनीज ऑक्साइड, अब इसकी जगह वो पायरोनोसाइट लिखते हैं, दैट्स ओर ऑफ manganese. So pyrolusite is treated with excess of HCl. The chlorine liberated in the reaction, so Cl2 liberated in the reaction, is treated with Ki. Then the iodine liberated is reacted with hypo solution to get the product. अब इसके कुछ इक्विवेलेंट्स दे देंगे, हो सकता है इसके पूछ लें या इसके दे देंगे, और इसके पूछ लें या इसका पूछ लें, तो दैट इज आइडोमेट्री, वो बनवाना चाहिए। फिर परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन of available chlorine in bleaching powder। तो अपन कहेंगे भाई हमें क्या कुछ पता है, इसमें से क्लोरीन कितना है हमें वही तो बताना है, बता देंगे भाई इसको आप किसी भी, क्योंकि CaOCl2 है, अपन को पता है कि इसमें एक Cl+1 है, एक Cl-1 है, हाँ तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड बेस बचा हुआ है। अब आपकी मर्जी, आप जो चाहे एसिड से रिएक्ट कर पाते हैं, वीक है स्ट्रॉन्ग, मैं कैल्शियम का सॉल्ट बना दूंगा प्लस Cl2 लिबरेट करवा दूंगा प्लस H2 बना, ये रिएक्शन करवा दूंगा। अब जो Cl2 लिबरेट करेगा यहां से, उसको Ki के साथ रिएक्ट करके I2 लिबरेट करवा दूंगा, और जो I2 लिबरेट होगा उसको हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा दूंगा। तो मैंने उसको आईडी मैट्रिक्स से अपना रिएक्शन, लो भाई हो गया, ये अपन से देते हैं। ये तो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, मतलब अगर मुझे ये बता दिया जाए कि हाइपो सॉल्यूशन कितना यूज हुआ, तो मैं इक्विवेलेंट्स इक्वेट करके ये बता दूंगा कि जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने इक्विवेलेंट उसमें Cl2 भी होगा, बता दूंगा क्या करके। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन का मतलब हो गया, अगर मुझे इसका वेट पता चल जाए तो उसमें बताओ कितना परसेंट क्लोरीन है, वो तो पता कर ही लेंगे। इसके अगर इसके इक्विवेलेंट पता है तो इसके
इससे इसके, इससे इसके, इससे Cl2 के, इससे इसके, हो गए। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। तो यहां तक जितना अपन ने पढ़ा, यहां तक कुछ थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद अगर कुछ और होगा तो फिर वो पढ़ लेंगे। बट यहां तक जितना पढ़ा, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट बताए आपको, तो अपन ना ऐसे चलते हैं बैक पार्ट में, पहले इसका क्वेश्चन करो, फिर इसके क्वेश्चन करो, फिर इसके क्वेश्चन करो, वापस की तरफ से चलेंगे ऐसे बेस तक। तो ये अभी अभी पढ़ा, तो चलो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन करना है ना। तो इट विल बी बेटर फॉर अस। तो मेरे ख्याल से अब अपन एक क्वेश्चन हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन होगा तभी अपन को पता चलेगा कि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन के क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो तो निकालो अपन परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन का एक क्वेश्चन करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल, मैं बोलूं क्वेश्चन या आपके पास शीट है? शीट, अगर शीट है तो शीट निकाल लो, उसमें होंगे, उससे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, या मैं बोल देता हूं, जैसे तुम्हारी मर्जी, बताओ। बोल ही सर देता बोल हूं। दीजिए। हाँ, बड़े जल्दी से कर लो तुम। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, calculate the percentage of available chlorine in a sample of available chlorine in a sample of 3.55 gram of bleaching powder. 3.55 gram of bleaching powder dissolved in 100 ml of water. Bleaching powder dissolved in 100 ml of water. 25 ml of this solution requires 25 ml of this solution requires 'Ki' in acidic medium on treatment with Ki. 25 ml of this solution requires on treatment with Ki and acidic medium. 25 ml of this solution are required on treatment with Ki and acidic medium. 20 ml of 20 ml of 20 ml of 0.125 20 ml of 0.125 normal thiosulfate for complete reaction. Normal thiosulfate for complete reaction. Thiosulfate for complete reaction. Thiosulfate for complete reaction. अब आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
कितना आंसर आया? तो बोलूं ना, समझ में आया ना? अपन तो देख, इसके इक्विवेलेंट्स गिवन थे, इसके इक्विवेलेंट थे अपने पास कितने? 20 इंटू 0.125 डिवाइड बाय 1000, ये इसके इक्विवेलेंट। इसका इनफैक्टर 2 है, इसका इनफैक्टर 2 है, इसका इनफैक्टर 2 है, और यहाँ भी इसका इनफैक्टर अपन चेक करेंगे तो इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो इनफैक्टर यहाँ से यहाँ ना Cl2 लिबरेट कर रहा है, तो यहाँ पर एक Cl+1 में था, एक Cl-1, तो ऑब्वियसली बात है दो का डिफरेंस तो होगा। तो ये तो इसके, अच्छा इसका इनफैक्टर 1 था, ये अपन को पता है। आप चाहो तो मोल से कैलकुलेट कर लो, आप चाहो तो इक्विवेलेंट से कैलकुलेट कर लो, आपकी। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो मोल कंसेप्ट ही यूज करो, और रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो कंसेप्ट यूज करो। जितने इसके मोल्स, अब आप इसका इनफैक्टर तो अपन को पता है, तो मोल्स बता देंगे अपन इसको। Na2H2O3, इसके मोल्स कितने हो गए? इतने ही हो गए, क्योंकि इनफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जितने मोल्स इसके होंगे, इसके मोल्स उसके आधे होंगे, मोल्स ऑफ I2 आ गया। जितने मोल्स इधर होंगे उतने ही मोल्स इधर होंगे, उतने ही मोल्स इधर होंगे, उतने ही मोल्स इधर होंगे, और जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके मोल्स आ गए। तो इसके मोल्स आ गए मेरे पास, दैट इज 20 इंटू 0.125 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये इसके मोल्स आ गए। वैसे इक्विवेलेंट भी अपन यही कर रहे थे, जितने इक्विवेलेंट इसके हैं उतने इक्विवेलेंट इसके हैं, उतने इक्विवेलेंट इसके हैं, उतने इसके हैं, उतने इसके हैं, और उतने इसके हैं। इसका इनफैक्टर कितना होगा? 2। अपन को पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे, ये उसका स्ट्रक्चर है। वो सॉल्ट, तो इनफैक्टर से अपन ने डिवाइड करके उसका मोल्स कैलकुलेट, मास कैलकुलेट कर लो। अब अपन को कैलकुलेट क्या करके बताना था? परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, तो इसका मास कैलकुलेट करें, क्लोरीन का ही करते हैं। सैंपल का वेट तो मुझे क्या बने, सैंपल में क्लोरीन बताना है। तो मास ऑफ Cl2 के लिए मैं लिखूंगा 20 इंटू 0.125 डिवाइड बाय 1000 करता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय, ये तो मोल्स हो गए थे कैल्शियम क्लोराइड के, और मास हो गए अपने पास 71 से मल्टीप्लाई। लो भाई, वेट इन ग्राम। इसका अगर वेट आ गया, इसमें कितना Cl2 है, वेट आ गया, टोटल वेट तो मैं गिवन है, परसेंटेज बता दो, परसेंटेज ऑफ Cl। इस वेट को डिवाइड करो किससे? 3.55 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। डिवाइड बाय 1000 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 71/2 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 बाय कितना करना है अपन को? 3.5। लो भाई अपना आंसर, ये आपका आंसर है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। बोलो तो कैलकुलेट कर देता, कितना परसेंट आ रहा मुझे बता देना। कैंसिलेशन ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि ये 35.5 आ रहा है। तो कैंसिलेशन बड़ा अच्छा हो, किसी का डाउट है तो बोलो, अगर किसी का डाउट है तो बोल सकता है कि हमें डाउट।
सर वो एक बार मोल्स वाला बताइए ना, सी ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर के मोल्स, हाँ वो एक बार। भाई जितने मोल्स इसके हैं उसके आधे मोल्स इसके हो गए, तो इसके मोल्स कितने हो गए, 1/2 इंटू 20 हाँ इंटू 0.125 डिवाइडेड बाय 1000 हो गए ना। हाँ अब जितने मोल्स इसके होंगे उतने इसके होंगे, हाँ ये दोनों बैलेंस है, 1 1 बोलो कोफिशिएंट है, तो जितने मोल्स इसके हैं उतने इसके होंगे। हाँ अब जितने होंगे इसके उतने इसके होंगे। हाँ हाँ समझा सर। अपन ने मोल कॉन्सेप्ट यूज किया जो पहले पढ़ा, और कुछ भी। इसी को कहते हैं अपन ब्लीचिंग, मतलब so that, इसको कहते हैं अपन परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन द ब्लीचिंग वाटर। सीधी सीधी बात है यार, इसके वेट में कितना ग्राम क्लोरीन है, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो ग्राम आ गया तो टोटल सैंपल से डिवाइड करूंगा, वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय, ये कोई ऐसे कोई नया कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट नहीं होता। अब ब्लीचिंग पाउडर में Cl2 का परसेंटेज पूछ रहे हो, बता देंगे ना, पहले ब्लीचिंग पाउडर का मास तो कैलकुलेट कर लें। चलो देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, 0.1 ग्राम ऑफ KiO3, 0.1 ग्राम ऑफ KiO3 is treated with excess of Ki। इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है KiO3। 0.1 ग्राम of KiO3 is treated with excess of Ki in presence of HCl, excess of Ki in presence of HCl, excess of Ki in presence of HCl. The liberated iodine in the reaction, the liberated iodine in the reaction requires the liberated iodine in the reaction requires 45 ml of thiosulfate for complete reaction. 45 ml of thiosulfate in the complete reaction. Calculate the normality of thiosulfate. 45 ml of thiosulfate for complete reaction. Calculate the normality of thiosulfate.
हो गया। मैं नॉर्मलिटी बताना, अपन यहाँ तो सीधा मोल कॉन्सेप्ट यूज करके बता देंगे ना, रिएक्शन बैलेंस अगर है तो जरूरत क्या है फिर ज्यादा करने। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसलिए इनके इनफैक्टर इक्वल नहीं होंगे। इसका इनफैक्टर 1, यहाँ पर इसका इनफैक्टर 2 है, बट इसका इनफैक्टर इज नॉट इक्वल टू 2, तो मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इनके इनफैक्टर अलग अलग है। और अगर रिएक्शन में इनफैक्टर अलग अलग होगा ना, तो फिर अपन इक्वलेंट इक्वेट नहीं कर सकते इन दोनों की, उनके इनफैक्टर अलग अलग। इक्वलेंट कंसेप्ट में बस यही प्रॉब्लम होता है कि जब रिएक्शन चेंज होता है ना, तो इनफैक्टर अगर इक्वल है तो ही अपन कहते हैं इसके इक्वलेंट इसके इक्वलेंट के बराबर होंगे, इसके इक्वलेंट इसके इक्वलेंट के बराबर तभी हो सकते हैं जब इनफैक्टर इक्वल हो, नहीं तो इनफैक्टर इक्वल नहीं होंगे। तो इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मोल्स हमेशा कंजर्व होते हैं। तो जितने मोल्स यहाँ आयोडीन के लिबरेट होंगे उतने ही मोल्स आपने यहाँ यूज किए होंगे, तो मोल्स हमेशा कंजर्व होता है, इसलिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं पढ़ते। तो ठीक है, अपन मोल्स से कर लेंगे, पर जितने मोल्स इसके होंगे इसके मोल्स 3 टाइम्स होंगे। मोल कंसेप्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं, तो जितने मोल्स इसके होंगे उसके 3 टाइम्स मोल्स इसके होंगे, और जितने मोल्स इसके होंगे उतने यहाँ से भी ले लेंगे, पर यह सीधा सीधा यहाँ से कैलकुलेट कर लो ऐसे, लेट द मोलारिटी ऑफ दिस इज m, तो m into 45 डिवाइड बाय 1000 कर दो, 0.02 आ रहा है 0.02 कितना आ रहा है, नॉर्मलिटी 0.02। मैंने इसका नॉर्मलिटी पूछा है, तो इसका मोलारिटी नॉर्मलिटी एक ही बात है, इनफैक्टर इज 1 ना, हाँ वही, तो n लिखो या m लिखो एक ही बात है, नॉर्मलिटी पूछा तो इसका मोलारिटी इनफैक्टर इज 1, तो अपन कहेंगे ठीक भाई इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लो भाई कर दिया, नॉर्मलिटी को 1 से, ये इसके मोल्स हो गए, जितने मोल्स इसके हैं उसके मोल्स इसके आगे कितने 1/2, इसके मोल्स के बराबर होंगे। अब जितने मोल्स इसके होंगे इसके मोल्स उतने ही होंगे, और इसके मोल्स कितने होंगे 1/3 हो जाएंगे, तो 1/3 कर देते हैं, कर दो 1/3 मोल्स, कर दो ना, तो इसके मोल्स से इसके मोल्स आ गए, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 1/3 इंटू ये हो जाएगा 1/2 इंटू 45 एंड डिवाइड बाय 1000, और ये किसके बराबर होना चाहिए 0.1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0। ये आपका आंसर है, देख लो कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर डाउट है। सर आपने इक्विवेलेंट से किया ना, नहीं, मोल कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना, ये डिवाइड तो किया था, इसका इनफैक्टर 1 है ना, तो डिवाइड बाय कर तो दिया, तब तो इसके मोल्स लिखे 1/2, जितने मोल्स इसके होंगे इसके मोल्स आधे होंगे ना, हो गया। ये n को 1 से डिवाइड करके बना तो दिया था मोलारिटी, मोल कॉन्सेप्ट से किया। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द, अब इसका नॉर्मलिटी कैलकुलेट करो या मोलारिटी कैलकुलेट करो, एक ही बात है, क्योंकि इनफैक्टर इज 1, दैट इज, तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना यार, अपन को पहले से पता है, वही पढ़ते रहते हैं। सो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में अब आप ऐसे कुछ करो कि भाई जैसे एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पूरा कर लो, आपके पास शीट तो हो गई, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पूरा कर लो आप, और उसमें देख लो अगर कुछ नया होगा, जैसे
कुछ अगर नया है तो आप पूछ लेना कि सर ये नया है, आप एक बार बता दें, बता दूंगा। सर डबल टाइट्रेशन जैसा भी कुछ तो था, मतलब क्वेश्चंस, तो वो सिलेबस में नहीं है ना अपने? नहीं कोई, अरे डबल टाइट्रेशन कोई ऐसे थोड़ी होता है। अभी देखो तो आपने जैसे आइडोमेट्री और आईडीमेट्री में डिफरेंस होता है, वैसे डबल टाइट्रेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो डबल टाइट्रेशन कर देंगे, कोई दिक्कत उसमें कुछ मतलब मॉस सॉल्ट और